सेम चीज अप्लाई करनी थी, वहां पे क्या करना था, पहले आपको क्या करना है, स्नेल्स लॉ लगाइए। स्नेल्स लॉ लगाते हैं इस पे, तो फर्स्ट सरफेस पे लगाते हैं पहले, फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो पहले कैसे लगेगा, साइन इसका कैसे, म्यू ईयर इंटू साइन 45, बोलिए और क्या होगा। दूसरे सरफेस में अंदर चले गए तो म्यू प्रिज्म लेंगे, और साइन कितना लेंगे बताइए, नहीं पता ना हमें, रिफ्रैक्शन वाला एंगल कितने पे रिफ्रैक्ट करेगा, तो ये 1 हो जाएगा, और ये साइन 45 1/√2 इक्वल टू म्यू प्रिज्म √2 दिया हुआ है इंटू साइन आर। अब यहाँ देख लीजिए आप, साइन आर कितना आएगा आपको दिख रहा होगा ना, 30 आएगा। ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इतनी कैलकुलेशन आप डायरेक्ट करिए, बोलिए। ये मत कहना कि कैसे ले आया 30, सबको क्लियर है ना, 30 आएगा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये 30 हो गया आपका, ये 30 हो गया। अब आपको पता है यहाँ पे नॉर्मल आपको बनाना पड़ेगा, ये नॉर्मल हमने बनाया, ठीक है, ये नॉर्मल बना, और ये नॉर्मल बना, तो ये नीचे जाएगा आपका, बेंड हो जाएगा। ये वाला एंगल, ये इमरजेंस होगा, ये वाला एंगल आपको निकालना है इधर वाला, कि R2 कितना होगा, बताइए ये R कितना होगा। तो हम एंगल ऑफ फॉर्मूला हमारे पास A इज इक्वल टू R1 + R2, इससे निकाल देंगे। यस सर। तो 75 और R1 अभी निकाला 30, तो R2 कितना आ जाएगा, इसको R2 75 है कि 25 है यार 75 बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, 25 कौन पढ़ लेगा इसको। सर, मैंने 25 पढ़ लिया था। हाँ, तो यही तो गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो ये R2 कितना आ जाएगा आपके पास, 45, तो ये हो जाएगा 45, ठीक है। आप चलते हैं सेकंड फेज पे, यानी सेकंड से थर्ड सरफेस में अब लाइट जा रही है, तो यहाँ स्नेल्स लॉ लगाते हैं। सेकंड में जब हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या आएगा, पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, म्यू प्रिज्म इंटू यहाँ पे साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आएगा, 45 होगा भाई, यही R2 बन जाएगा ना इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, बोलिए। और दूसरे में क्या आएगा, म्यू एयर इंटू यहाँ का एंगल ऑफ इमरजेंस ले लेंगे, साइन ई। तो अब यहाँ देख लो कितना आएगा, 1/√2 इंटू 1/√2 ही होता है, म्यू एयर 1 हो जाएगा आपका। तो बताइए साइन इमरजेंस कितना आएगा यहाँ से, ये फिर 30 आएगा, 30 आएगा। म्यू p equals to 1√2, so not 1/√2. Yes sir. yes sir, कोई बात नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 90 आ जाएगा ना। Yes sir. यस सर। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे, बहुत अमेजिंग चीज हुई एक, क्या अमेजिंग चीज हुई, कल हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और ग्रेजिंग इमरजेंस के बारे में बात की थी ना, ये देखो यस सर। ग्रेजिंग इमरजेंस हुआ ना, यस सर। 91 आ रहा ना एंगल। Yes sir. हाँ, तो यहाँ देखो ये पूरा आपका 90 है, तो ग्रेजिंग इमरजेंस का फिनोमेना भी यहाँ हो रहा है, देखें अगर आप ये देखिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो R2 45 है ये क्रिटिकल एंगल है, ये इसका मतलब ये क्रिटिकल एंगल है ना। यस सर। यस सर। हाँ, ये बेटा ये सारी चीजें होती है बारीकी, जिसको पकड़ना क्वेश्चन करते टाइम पे कि अच्छा ये यही थिंकिंग होती है जो आपको जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कराने में हेल्प करती है। ये थिंकिंग अगर आपके अंदर डेवलप हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है फिर, ठीक है। तो ये देखिए क्रिटिकल एंगल है ये, और यहाँ पे ये 90 आ गया। अब हमें क्या निकालना था, डेल भी निकालना है ना, तो डेल भी निकाल लेते हैं। डेल का फॉर्मूला क्या होता है, I + E - A। तो I कितना है, I 45 है, प्लस E कितना है 90, माइनस A कितना आया था 75। E कितना आ जाएगा 45 में 30 दे दो तो 75 बन जाएगा। यहाँ 30 देने के बाद बचेगा कितना इनके पास, नहीं 15 देना होगा। अरे कितना देना होगा, कितना आएगा आंसर 60 60 आएगा यार, 60 कहाँ से आ जाएगा। अरे यार ऐसे करो 90 से 30 निकाल के इनको दे दो, ये 75 बन जाएंगे, उसके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा कितना 60 बचेगा। ये वाला कुछ बच्चों ने ट्राई किया, किसने किसने किया जरा नाम बोलो। सर मुझे अभी देखना पड़ेगा। सर राघवेंद्र, श्रीमुख ने किया है, अक्षत ने किया है, और एक दो बच्चों सर मैंने भी किया है, सर मैंने सर राघवेंद्र, सर संकल्प ने भी किया। अब मैं बता रहा हूँ, हाँ अनन्वय तुमने खाली आंसर बताया है, कोई अटेम्प्ट नहीं किया। तुम ऐसे खाली आंसर लिख के भेज रहे हो हमको तुम कि सर इतना होगा, आपको सॉल्व किया था सर पूरा उसका
उस पेपर में भेजा नहीं मुझे, भेजा है मुझे सर, भेज दूंगा। हाँ देखा। तो खैर मैं बता दूं, जिसने मुझे पूरा प्रॉपर सॉल्व करके भेजा है उसमें से सिर्फ एक बच्चे का सही निकला है, बाकी बच्चे इससे डिमोरलाइज ना हो। राघवेंद्र का सही है बिल्कुल, ठीक है, राघवेंद्र ने बिल्कुल सही किया है, बाकी बच्चों से कुछ गलती हुई है। चलो गलती अभी हम दिखाएंगे उनको क्या हुई है, और उनको मजा ज्यादा आएगा जिन लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया। जिन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया उनको तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ रहा होगा, लगाइए ना लगाइए, उसकी जो ड्यूटी है उसको आप अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे ये 60 डिग्री पे गया। अब सबसे पहले सरफेस पे जरा ट्राई करते हैं, फर्स्ट सरफेस लेते हैं हम लोग, और फर्स्ट सरफेस पे क्या होगा, इसका म्यू कितना था, बाद में मैंने लिखा था √3 था ना, √3 यस सर, √3 था। तो इसको मैं √3 यहाँ नीचे लिख लेता हूँ। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये शायद जेई में मेन में या जेई एडवांस में से किसी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये म्यू पहला लेंगे हम एयर, उसके बाद आएगा साइन 60 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू कितना लेंगे हम, म्यू प्रिज्म इनटू साइन आर। तो हाँ, तो ये 1 हो जाएगा, ये होगा √3/2 इक्वल टू म्यू प्रिज्म √3 इनटू साइन आर। तो ये √3 कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ से। यस सर, r = 30 आ r = 30। हाँ, r = 30। सही कर रहे हैं हम लोग, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे? यस सर, अभी तक तो सही है। बोलो बेटा, सही कर रहे हैं, कुछ गलती तो नहीं हुई है? बिल्कुल सही कर रहे हैं, यस सर, मुझे लग रहा है। यस r = 30 ही आएगा यहाँ से। अच्छा, r = 30 बनाए हम यहाँ पे जरा, ये देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, r = 30 हो गया आपका ये। अरे कलर कौन सा, तो ये हो गया आपका 30। अब एक बात बताओ, ये 30 है, ये वाला कितना होगा? कितना होगा सर 60। सर 60 हो। ये 120, ये 60 पे तो 0 हो गया। यस जीरो हो गया ना, 0 कैसे हो सकता है, 0 हो गया तो ट्रायंगल बने कैसे? इसका मतलब ये है कि ये लाइट इस पे टकराएगी ही नहीं, ये हमने बेस पे बनाया टकरा रही है लाइन। हाँ, लाइन वहां टकराएगी नहीं, लाइन टकराएगी नीचे आके, क्योंकि वहां तो हो रहा है 0। ये देखिए, ये कुछ ऐसे टकराएगी बेस पे आके, 30 डिग्री का बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आके टकरा रही है, यहाँ जरा नॉर्मल बनाते हैं हम लोग, यहाँ क्या क्या चीजें पॉसिबल है। अब ये 30 है, ठीक है, ये पूरा, ये कितना होगा, ये पूरा तो 90 है ना, ये तो पूरा 90 है तो कंफर्म है, तो ये 60 हो जाएगा। अरे 60 होगा ना, ये कितना होगा, 30 होगा। सही बनाया गलत बनाया? यस सही है गलत है? अरे यार तुम लोग कैसे देखते हो हैं, 90 तो सिर्फ यही है, ध्यान से देखो, 90 तो यही है। हाँ, ये पूरा तो 120 बनेगा ना, है ना? यस सर। हाँ, तो 120 बना तो ये कितना होगा, 30 होगा। तो फिर यस तो ये 30 है तो ये कितना होगा, 60 होगा। यस सर। यस अब फिर देखो, से बताइए सर क्या चीज angle of- 120 थी, सर फिर से बताइए सर क्या चीज 120 थी। ये वाला 120 है, ये वाला पूरा, ये इतना 90 और प्लस 30, यस सर। ये पूरा समझ गया ना, ये पूरा 120 होगा। इस वाले ट्रायंगल का एक ऊपर वाला वर्टेक्स एंगल 120 होगा, ये वाले ट्रायंगल ये 120 होगा, ये समझ गए? यस सर, यस सर। हाँ हाँ, अब देखो यहाँ पे 60 आ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 और क्रिटिकल एंगल होता है इसका 42 ग्लास प्रिज्म का। क्या पढ़ा था, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो तो क्या होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल। हाँ, तो ये भाई साहब यहाँ आ जाएंगे, हाँ, बाहर नहीं जाएंगे ये, ठीक है, आज इनको जाने नहीं दिया जाएगा बाहर, ये आ गए अंदर वापस से, और 60 डिग्री बनाएंगे यहाँ से एंगल।
अब आ गए इस वाले दूसरे वाले आपके सरफेस पे। अब चलो दूसरे वाले सरफेस को देखते हैं। ट्रायंगल पहले निकालें, क्या बन रहा है, ये 30 है, ये दोनों 30 हैं, तो इसका मतलब ये कितना होगा, 120 होगा। सर 120। हाँ 120 है। अब इस पे जरा हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा पहले। अब यहाँ देखो, इसका जो नॉर्मल बनेगा वो इस 120 को कहीं ना कहीं इस तरह से बाइसेक्ट करता हुआ बनेगा। तो इधर वाला नॉर्मल जब आप बनाएंगे तो ये वाला 90 होगा और बाकी ये वाला आपका 30 हो जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 होगा ना यहाँ पे। यस सर। कितने लोग देख पा रहे हैं इसको, 30 होगा। ये दोनों का सम 120 है ना। यस एंगल ऑफ इंसिडेंस तो यही लेंगे ना जो नॉर्मल के साथ बना रहा है। अब 30 है, 30 तो क्रिटिकल एंगल से कम है, तो अब क्या करेगा, ये किधर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। बोलो बेटा। यस सर। यस सर। ठीक है, बात समझ में आई सबको। अब बताइए एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना होगा, कैसे निकालें एंगल ऑफ इमर्जेंस। अच्छा एक चीज और है क्या, एंगल ऑफ इमर्जेंस निकालने से पहले मैं एक चीज बताएं आपको कि ये जो एंगल आपका यहाँ पे बन रहा था sin 60 था ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे देखिए कितना था सेकंड सरफेस के लिए। फर्स्ट सरफेस So your voice is not coming. So you're not audible. It was Yeah, not audible. coming, sir. Not audible. अब आवाज आ रही है बेटा। Yes sir. Yes, sir. Yes sir. कितनी देर पहले चली गई आवाज, कहाँ पे थे हम लोग। आपको बताने वाले थे सर, रिफ्रैक्शन होने के पहले। अच्छा हाँ, हम ये बता रहे थे कि अगर आप मान लीजिए जहां पे टोटल इलेक्ट्रिक रिफ्लेक्शन हुआ है, जहां पे एंगल 60 बन रहा था, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बन रहा था, मान लीजिए आपके दिमाग में नहीं आता, आप भूल जाते, सपोज करिए आप भूल जाते और आप उसमें वो लगाने लगते, वही स्नेल्स लॉ लगाने लगते, ठीक है। तो अगर आप भूल के स्नेल्स लॉ लगाने लगते तो क्या होता, और आप कैसे गलती पकड़ सकते थे, ऐसे ही लगाते ना स्नेल्स लॉ। अगर लगाते ये म्यू प्रिज्म इनटू sin 60 एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते, ये वाला भैया आप ऐसे सोचते ना कि लाइट ऐसे चली जाएगी, तो आप यही लगाते ना फॉर्मूला, देखो ध्यान से। Yes sir. Yes, sir. अब देखो हम ये बताना चाह रहे हैं कि गलती आप पकड़ कैसे सकते थे, अगर आप कॉमन सेंस लगाएं तो आप पकड़ सकते हैं यहाँ पे भी गलती, और फिर से अपना क्वेश्चन सही कर सकते हैं। म्यू प्रिज्म कितना दिया था, √3, ठीक है। म्यू प्रिज्म आपके पास है √3 और sin 60 कितना होता है, √3/2 होता है, इक्वल टू म्यू एयर 1 होता है, और ये देखिए आ गया r, ये हो गया 3/2। बताओ किसी ने गलती पकड़ी। सर sin 1 से बड़ा नहीं होता है। यस बिल्कुल शाबाश, sin 1 से बड़ा नहीं हो सकता, और यहाँ sin 1.5 है, इसका मतलब आपने कहीं गलती करी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे रुक जाएंगे और फौरन पीछे जाएंगे कि कहीं ना कहीं एंगल ऑफ इंसिडेंस में गड़बड़ी हुई है हमसे, यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होना है। तो आप लोग पकड़ सकते हैं गलती इस तरह से, अगर आप सोचें इस तरह से, अगर आप सोचें तो ये सब चीजें जो है वो होने के बाद भी आप सही कर सकते हैं। अच्छा अब हमें एंगल ऑफ इमरजेंस निकालना है, कैसे निकालें एंगल ऑफ इमरजेंस, कितना आएगा हमें कैसे पता चलेगा। अरे वही लगाएंगे ना वहाँ पे, स्नेल्स लॉ लगाइए, स्नेल्स लॉ लगाइए ना वहाँ पे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे, म्यू पी इंटू साइन कितना लेंगे यहाँ पे, 30 लेंगे ना, ये वाला
साइन 30 इक्वल टू म्यू एयर इंटू साइन आर, या इमरजेंस लगा दीजिए। ठीक है, ये वाला एंगल ऑफ इमरजेंस। 60 degree. हाँ Sir, angle of emergence 60 degree. 60 डिग्री, हाँ हाँ ठीक है, तो ये आ गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. बढ़िया क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था ना, इसमें कई सारी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिसपे ये एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है। बार बार हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन की बात कर रहे हैं। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है बता चुके हैं अभी, इससे पहले हम लोग निकाल रहे थे कितना लाइट रे फाइनली डेविएट हुई है अपने ओरिजिनल पाथ से। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर एंगल ऑफ डेविएशन की बात करते तो कैसे आता है, ये है ना, ये वाली लाइट रे ओरिजिनली ऐसे जा रही थी, बोलो बोलो भाई, और फाइनली कहाँ निकली है इमर्ज होके, ये कुछ ऐसे इमर्ज होके निकली है इस टाइप से, तो ये होगा एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा आपका। तो एंगल ऑफ डेविएशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो हम लोग देखते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स, इसको ध्यान से याद रखिएगा। अब यहाँ पे प्रिज्म बना लेते हैं पहले। ठीक है, इस प्रिज्म में क्या क्या होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म होगा आपका, और बाकी सारी चीजें जैसे लाइट रे जा रही है तो ये आपका नॉर्मल हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। सबसे पहली चीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहली चीज क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, यानी जो डेविएशन है वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, डेविएशन क्या है तो समझते हैं ना, क्वेश्चन कर लिए इतने सारे, फिगर बना देते हैं। डेविएशन के लिए क्या होगा, इस तरह का फिगर आएगा, ये लाइट रे ओरिजिनली ऐसे जाना चाहती थी। ठीक है, इसको अगर आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करें इमरजेंट रे को, ठीक है, यहाँ पे भी ये नॉर्मल बनेगा, तो ये आपका इमरजेंट रे है। ठीक है, और ये पूरा एंगल ऑफ डेविएशन है आपका जो भी हो रहा है यहाँ पे एक तरह से, तो हम ऐसा लिख देते हैं ये। तो एंगल ऑफ डेविएशन किस पे डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म को अगर आप बढ़ा देंगे, यानी इस तरह से समझिए कि अगर हम म्यू पी को इंक्रीज करते हैं तो आपका डेल भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, दूसरी कौन सी चीज है जिसपे ये डिपेंड करता है, ठीक है, ये सब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि कैसे करता है, The angle of incidence. हाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर आप बढ़ाते हैं, सॉरी एंगल ऑफ प्रिज्म पे आते हैं पहले। एंगल ऑफ प्रिज्म को अगर आप बढ़ाते हैं तो ये अगर बढ़ेगा तो आपका डेल भी बढ़ेगा। ये देखा गया है कि अगर एंगल ऑफ प्रिज्म को हम ऐसे बढ़ाते हैं तो आपका जो डेविएशन है वो भी बढ़ जाता है। तीसरी चीज कौन सी है जिस पे डिपेंड करेगा ये, वो है वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट। और यहीं से आपका स्पेक्ट्रम वाला जो जो बैंड वो मिलता है आपका विब्ग्योर वाला, जो न्यूटन ने किया था एक्सपेरिमेंट, वो यहीं से आपको समझ में आएगा कि क्यों आपको ऊपर सबसे ऊपर रेड मिलता है और सबसे ऊपर वायलेट मिलता है, सबसे नीचे रेड क्यों मिलता है। ठीक है, वेवलेंथ पे, यानी अगर आपकी जो वेवलेंथ है वो, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी जो वेवलेंथ है वो अगर इंक्रीज करेगी, वेवलेंथ अगर आपकी इंक्रीज करती है तो आपका जो डेल है वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्यों, रिलेट करो, वेवलेंथ अगर बढ़ी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा ना, वेवलेंथ अगर बढ़ी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा ना, क्योंकि अभी हमने पढ़ा, हाँ, तो वेवलेंथ बढ़ेगी तो डेल कम हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे जो विब्ग्योर होता है, विब्ग्योर में क्या होता है, ये आपका विब्ग्योर में
जो आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की होती है। यहाँ जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज करती है, ठीक है, ये लैम्डा इंक्रीज करता है इधर जाने में। तो रेड की सबसे ज्यादा होती है। अब बताइए रेड की सबसे ज्यादा होती है, इसका मतलब ये हो गया कि जो डेल होगा, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वॉयलेट कलर, क्या होगा, वो बड़ा होगा एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वॉयलेट का डेविएशन ज्यादा होगा रेड के डेविएशन के कंपैरिजन में। क्लियर है बात? Yes, sir. Yes, sir. वॉयलेट का डेविएशन हम फिर बोल रहे हैं, वॉयलेट का डेविएशन ज्यादा होगा रेड से। और चौथी चीज जो है जिस पर डिपेंड करता है वो है आपकी एंगल ऑफ प्रिज्म, सॉरी इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी कि हम उसको आई बोलते हैं। इसीलिए आपका जब देखते हैं प्रिज्म, जब यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे बना के दिखाते हैं आपको, कि अगर कोई व्हाइट लाइट आती है जब इस पे, तो जब कोई व्हाइट लाइट आके इसके ऊपर गिर रही है, तो वो क्या रहा है, इस तरह से मान लीजिए व्हाइट लाइट आती है, तो उसमें सबसे ऊपर आपको कौन सी दिखती है, रेड, और सबसे नीचे कौन सी होगी, वॉयलेट। 7 कलर्स में टूट जाएगी, ठीक है। फिर वो इसी तरह से यहाँ से निकलेंगे और सबसे नीचे आएगी आपकी वॉयलेट, इस तरह से। तो ये पूरा आपको स्पेक्ट्रम मिलता है आर, ठीक है। और क्या होगा, ऑरेंज, फिर येलो, ठीक है, फिर ग्रीन, इस तरह से करते हुए पूरा नीचे आप आएंगे, तो फिर आपको ब्लू, इंडिगो और वायलेट, 7 कलर्स का पूरा मिलेगा। तो आपको पता है ना रेड ऊपर क्यों है, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, इसलिए रेड कम है, एंगल ऑफ डेविएशन जेड का सबसे कम होगा, सबसे ज्यादा वायलेट होगा, इसलिए सबसे नीचे आपको वायलेट मिलेगा। क्लियर है, सबको समझ में आया? बोलो, नहीं आया? आ गया। आवाज सर आ गया। आ गया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें चीज आती है वो ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आपका, वो एंगल ऑफ डेविएशन के साथ कैसे वेरी करता है और उसके ग्राफ को स्टडी करना। देखते हैं सबसे पहले हम लोग अच्छा सा ग्राफ बना लेते हैं, और इसमें सब लोग अटेंटिव होकर सुनो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है आपके पूरे लाइट के चैप्टर का। जितना भी लाइट अभी आपको पढ़ना है, सिर्फ रिफ्लेक्शन का ही नहीं, आगे जितना ही पढ़ना है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहीं पे ही रहता है, लेकिन आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आज। ये आपका डेल हो गया और ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, इन दोनों पे हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। इधर है, इधर है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये ग्राफ होता कैसे, कंप्यूटराइज्ड है, काफी कॉम्प्लेक्स इसकी इक्वेशन बनती है, तो उसका ग्राफ हाथ से तो बनेगा नहीं, तो कंप्यूटराइज्ड बना होता है। और कंप्यूटराइज्ड कुछ इस तरह से होता है, बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे हाथ से। हाँ, कुछ ऐसा होता है। अब एक चीज यहाँ दिख रही होगी, ध्यान से देखो कि ये देखिए, इधर से अगर हम और इसको अगर हम नीचे ड्रॉप करें, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे डेल की कुछ वैल्यू मिलेगी फॉर सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस ना, मान लो I1 मान लेते हैं इसको। बोलो कितने बच्चे समझ पाए इसको? I1 के लिए किसी सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए किसी डेल की वैल्यू दे रहा है ना, ये वाला टिप जो है ग्राफ का। यस Yes, सर। sir. यस सर। ठीक 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 ठीक, समझ गए। अच्छा एक चीज और देखो, इसी को अगर हम आगे और बढ़ाएं, तो यहाँ पे भी एक सर्टेन वैल्यू मिल रही है, और दोनों जगह जो वैल्यू है वो बिल्कुल एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, यानी सेम वैल्यू मिल रही है। लेकिन यहाँ दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना कोई, I2 होगा। Yes, sir. यस सर। हाँ,
इसी तरह से अगर हम हर पॉइंट पे देखें तो हमें जो है वो 2 वैल्यूज तो कम से कम मिल ही रही है ना हर जगह। 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए 2 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन Yes, एक sir. पॉइंट आपको ऐसा दिख रहा होगा ना यहाँ पे बिल्कुल टिप पे, जो ये देखो इस तरह से अगर हम इसको समझें, रुक जाओ, ये देखो एक पॉइंट यहाँ पे टिप पे ऐसा है जो सिंगल वैल्यू दे रहा है। यहाँ पे 2 वैल्यू नहीं मिल रही आई की। इसको कैसे समझें हम, और इसको हम फिगर से समझते हैं। जैसे हमने एक प्रिज्म बनाया, सभी लोग ध्यान से सुने, एक प्रिज्म हो गया, इस पे क्या होगा, एक आपने रे भेजी, ठीक है, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, ठीक है, नॉर्मल बनाया आपने, ये नॉर्मल बनाया, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, मान लीजिए कोई एंगल है 30, फिर ये रे अंदर गई, ठीक है, इस तरह से, और फिर इस तरह से बाहर निकल गई। यहाँ पे भी आपने एक नॉर्मल बनाया कुछ इस तरह से, और ये आपका हो गया, ये मान लीजिए बाहर निकल आई, ठीक है, एंगल ऑफ इमरजेंस हम बोल रहे हैं। अब हम सब ने एक चीज पढ़ी है, क्या पढ़ा है, अब मान लो कोई इधर से खड़ा होकर देख रहा है, इधर से देख रहा है ये, ठीक है, कोई इधर से खड़ा होकर देख रहा है, ध्यान से सुनना है इसको, आप इधर से खड़े होकर देख रहे हैं, इसको मैं नीचे ले लूँ और अच्छे से समझ आएगा, यहाँ पे ले लिया हमने, और ये आंख हो गई आपकी, ये घूमेगी नहीं, चलो छोड़ो, हाँ आप मान लीजिए यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं, कुछ ऐसा, सोचिए अगर आप इधर से देख रहे हैं तो आपके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये है 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री पे आपको एक डेविएशन की कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है ना, ये भाई ये डेविएशन यहीं पे शो कर रहा होगा ना, ऐसे देखो पीछे करें, ये है ना डेल, बोलो, Yes, आप sir. इधर से Yes, देख sir. रहे हैं तो 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस होने पर कुछ ना कुछ डेल की वैल्यू मिल रही है आपको, बोलिए, ठीक। अब आप इधर आते हैं दूसरी साइड पे, अगर आप दूसरी साइड पे आ गए, सपोज करो, उसको कॉपी करना बेकार है, यहाँ तो आंख दूसरी साइड से देखेगी, ऐसे बनेगा यार इधर का, ऐसे मान लो कोई इधर से मान लो खड़ा होकर देख रहा है ऐसे, सोचो अगर इधर से देख रहे हो तो आपके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये वाला है ना जो इमरजेंस है, Yes, sir. Yes, sir. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से। अगर मान लो ये 45 है, तो अब दोनों लोग आप बोल रहे हैं, इधर वाला बंदा बोल रहा है नंबर 1 और ये नंबर 2, नंबर 1 बोल रहा है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 होता है तब मिनिमम डेविएशन मिलता है हमको, कुछ कोई वैल्यू मिलती है मिनिमम डेविएशन की। दूसरा बंदा बोल रहा है कि नहीं, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 होता है तब हमको एक सर्टेन वैल्यू मिलती है मिनिमम डेविएशन की। इसका मतलब ये है कि कोई डेल्टा की एक वैल्यू है जिसके लिए 2 लोग क्लेम कर रहे हैं और 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए वो वैल्यू सही है ना, इसका मतलब तो यही हुआ, 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए कोई एक सेम वैल्यू सही हो रही है ना डेल्टा की, जो दोनों जगह पाई जा रही है। आप 45 से भी देखिए तो भी वही डेल्टा की वैल्यू मिल रही है आपको, एंगल ऑफ डेविएशन मिल रहा है, और एक अगर 30 से देखिए तब भी मिल रहा है। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? Please re-explain this part. सर फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इधर से रे आपने भेजी, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये यहाँ से गई और फिर यहाँ निकल गई, फिर कुछ आपका डेल्टा मिनिमम, वो सॉरी डेल्टा बना, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन कुछ बनाया, जैसे बन ही रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन तो होगा ही ना, कुछ डेविएट कर रही है। आप यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं तो आप ये कहेंगे ना कि ये जो एंगल ऑफ डेविएशन मिल रहा है हमको, कुछ भी मिल रहा होगा, कितना भी एंगल हो सकता है, 70 मिल रहा है, 50 मिल रहा है, मान लो, हम मान लेते हैं कोई वैल्यू 50 डिग्री मान लेते हैं, तो आप ये कहेंगे यहाँ खड़े होकर, मान लो यहाँ पे कौन खड़ा है, किसको खड़ा कर दें, मान लेते हैं संकल्प यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है, और संकल्प की किससे लड़ाई होती है ज्यादा क्लास में, किससे होती है, किसी से नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, प्रशस्ति को खड़ा कर देते हैं, क्लास में होगी नहीं वैसे वो है। मान लो संकल्प यहाँ खड़े हुए हैं, संकल्प यहाँ खड़े हैं और यहाँ से कह रहे हैं कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 होता है तो जो डेविएशन होता है प्रिज्म में वो होता है 50 डिग्री का। अब प्रशस्ति इधर खड़ी हो गई, दूसरी साइड पर खड़ी है, और वो देख रही है कि यार एंगल ऑफ इंसिडेंस इनके लिए कितना होगा बताओ, प्रशस्ति के लिए 45 होगा, इनके लिए तो रे इधर जा रही है ना, ऐसे। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट पढ़ाया है, बोलो। Yes. Yes, sir. बस तो ये लगेगा ना यहाँ पे। अब आप प्रशस्ति अगर इधर से देख रही हैं तो इनके लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है कौन,
ये 45 और ये इमरजेंस एंगल है, तो ये कहेंगी कि नहीं 45 डिग्री पे हमें 50 का वो मिल रहा है, क्या एंगल ऑफ डेविएशन मिल रहा है, बोलेंगी। तो तुम खुद सोचो कि अगर इसका ग्राफ हम बनाएंगे तो कुछ ऐसा ही आएगा ना, दो वैल्यूज मिल रही है ना, और दोनों सेम वैल्यूज हैं, लेकिन उनके लिए क्या अलग है, देखो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग है, वैल्यू सेम है, 50 की वैल्यू मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे हम जैसे ऊपर वैल्यू ले रहे हैं इसकी, मान लो ये 10 डिग्री का है, ये 20 का है, ठीक है, इसी तरह से ऊपर बढ़ते चले आ रहे हैं, और मान लीजिए ये 50 डिग्री वाली वैल्यू वो है लाइन है। तो सोचो 50 डिग्री वाली जो लाइन है वो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए पॉसिबल है ना, कौन कौन सा, 30 के लिए भी पॉसिबल है और 45 के लिए भी पॉसिबल है, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब एक बात बताओ, ये तो हो सकता है, पॉसिबल है, और इस तरह का ग्राफ ऐसे ही बनेगा। अब ये बात बताओ कि एक इंसान थोड़ी देर के बाद कोई और आता है, मान लीजिए इस पिक्चर में, और वो ये कहता है, पहली वाली चीज समझ में आ गई है सबको जितना अभी बोला, बोलो। Yes, फिर sir. दूसरी, हाँ Yes. फिर दूसरी वाली डाइजेस्ट हो जाएगी। अब देखो, मान लीजिए अभी 99 आते हैं, ठीक है, 99 क्लास में है, चले गए सर हैं, चलिए अच्छा। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका नॉर्मल हो गया और ये भी नॉर्मल हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मान लेते हैं 30 है। अब इधर से 99 खड़े होके देख रहे हैं, ठीक है, इधर से ये 99 खड़े हुए हैं, और इधर से किसको खड़ा कर देते हैं, चलो मान लो इधर से हम राघवेंद्र को खड़ा कर देते हैं, इधर से राघवेंद्र खड़े हुए हैं, ठीक है, राघवेंद्र नहीं लिखते, राघव लिख देते हैं इनको शॉर्टकट। तो ये खड़े हुए हैं इधर से, और ये इधर से 30 देख रहे हैं 99। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल ऑफ डेविएशन बन रहा होगा, ये लाइट रे इधर जाएगी, ये इसको पीछे करो, तो दोनों जहाँ मिलती हैं उसको हम डेविएशन एंगल कहते हैं, ठीक है। और ये डेविएशन एंगल मान लीजिए बन रहा है इनका 40 डिग्री का। अब इन्होंने कहा कि 99 ने कहा कि मैं 30 डिग्री जब एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है तो डेविएशन हमारा 40 बनता है। राघवेंद्र इधर खड़े थे, इन्होंने कहा अरे मेरा भी 30 से ही बन रहा है 40 डिग्री। अब ये बताओ, दो लोग बोल रहे हैं कि इधर भी ये कह रहे हैं मेरा भी 30 पे बन रहा है, ये कह रहे हैं ये मेरा भी 30 पे बन रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आई और ई बराबर हो गए। यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes. इसका मतलब ये है कि किसी सिंगल एंगल ऑफ डेविएशन पे अगर दो लोग एग्री कर रहे हैं तो वो तभी पॉसिबल है जब आई और ई बराबर हो जाए, है ना। यस सर। अच्छा, आई और ई अगर बराबर हो जाएंगे तो ये जो गैपिंग दिख रही है ये भर जाएगी, यानी ये दोनों आके कहीं ना कहीं मिल जाएंगे सिंगल पॉइंट पे, और जिस सिंगल पॉइंट पे वो मिलेंगे वो यही पॉइंट होगा आई इज इक्वल टू ई वाला, जहां पे आपको एक सिंगल वैल्यू मिलेगी, ठीक है, सिर्फ एक वैल्यू, यानी एंगल ऑफ डेविएशन की सिंगल वैल्यू जो दोनों एंगल के लिए सही है, दोनों से, इमरजेंस वाले के लिए भी सही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस वाले के लिए सही है, दोनों के लिए एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी जो बिल्कुल ये वाली वैल्यू है, इसीलिए इसको डेल मिनिमम कहा जाता है, यानी मिनिमम डेविएशन एंगल। तो मिनिमम, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि बताओ कि प्रिज्म में डेविएशन तो होता है, हम जानते होता है, बहुत सारा डेविएशन हो सकता है, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन अगर कोई पूछे कि बताओ मिनिमम डेविएशन की वैल्यू कब पॉसिबल है, तो क्या आंसर होगा आपका? आप कहेंगे कि मिनिमम डेविएशन तभी पॉसिबल है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों इक्वल हो जाए, अदरवाइज हमें दो वैल्यूज तो मिलेंगी ही मिलेंगी, I1 I2 के केस में, या आई और ई की अलग अलग वैल्यू मिलेंगी। अगर आप मिनिमम डेविएशन की वैल्यू पे जाएंगे तभी ऐसा हो सकता है कि आपका आई और ई बराबर हो जाए, या इस क्वेश्चन को पलट के भी पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि बताओ क्या कोई ऐसा पॉइंट पॉसिबल है कि आपका I1 I2 अलग अलग ना होकर सेम हो जाए, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ पॉसिबल है, कहाँ पे पॉसिबल है, तो आप क्वेश्चन का आंसर को पलटिए अपना, क्या बताएंगे यहाँ पे, अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ ठीक है, मिनिमम डेविएशन के केस में I1 और I2 दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, मिनिमम डेविएशन के केस में सिर्फ ये पॉसिबल है। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि मिनिमम डेविएशन के केस में आई और ई बराबर हो जाते हैं। अच्छा, आई और ई अगर बराबर हो जाएंगे तो ये बताओ आर और R1 R2 बराबर हो जाएंगे? यस सर। Yes. जो 30 के लिए R1 है वही इधर वाले 30 के लिए भी होगा, तो R1 R2 बराबर हो जाएंगे मिनिमम डेविएशन के केस में। आपके सिंपल सी बात है, जब I1 I2 बराबर हो गए, क्लियर है? सर तो ये प्रिज्म की बेस को पैरेलल हो जाएगा।
किसके पैरेलल हो जाएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही हम बताने जा रहे हैं अगली चीज कि मिनिमम डेविएशन के केस में, सिर्फ और सिर्फ मिनिमम डेविएशन के केस में ये जो लाइन होती है वो बेस के पैरेलल होती है पूरी तरह से, क्योंकि दोनों एंगल हो गए बराबर आपके, R1 बराबर R2 बराबर, तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी ना लाइन। जब वेरी करेंगे तभी तो ऐसे होगी ना, ऊंची नीची। बोलो क्लियर है? ये लाइन तभी बराबर होगी ना, ये दोनों एंगल जो भी बना रहे होंगे इधर से वो बराबर हो जाएंगे तो इक्वल हो जाएगी, अदरवाइज ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, तो बिल्कुल बराबर होगी। यानी आपसे पूछे कि बताओ प्रिज्म में जो बेस लाइन के पैरेलल जब पहला रिफ्रैक्शन होता है तो वो लाइन बेस लाइन के पैरेलल कब होती है, प्रिज्म के बेस के पैरेलल कब होती है? तो आप बोलेंगे मिनिमम डेविएशन के केस में, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होता है और दोनों R1 R2 भी बराबर हो जाते हैं, तभी ऐसा होता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज थी जो कि 10th लेवल पे आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं इस पे एडवांस का क्वेश्चन कैसे बनता है, और अब आप उसको चुटकियों में सॉल्व भी कर सकते हैं कॉमन सेंस लगाकर। ठीक है, इतना क्लियर है? इसमें किसी को क्वेश्चन तो नहीं? फिर हम आगे चलें, पता चला यहीं पे लोगों को दिक्कत। No sir, no question. सर जैसे पिछले केस में जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा था सर, उस केस में भी आपका I = E आ रहा था। हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन वहां तो केस ही अलग था ना, वहां तो पहले में ही केस अलग हो गया था, वहां ये सिचुएशन अराइज ही नहीं हुई थी। तो सर उसका ग्राफ कैसे बनेगा? नहीं तो उसका ग्राफ अब उनके ग्राफ में नहीं पढ़ने हैं ना अभी, उसके ग्राफ पढ़ना इररिलेवेंट है अभी हमारे लिए फिलहाल। ग्राफ तो बनेगा किसी ना किसी तरह से, ये ग्राफ भी कंप्यूटराइज्ड ही बना हुआ है, मतलब ये मैंने कोई हाथ से नहीं बनाया है, ये वाला जो ग्राफ है हाथ से बन भी नहीं सकता। ठीक है, ये तो कंप्यूटराइज्ड ग्राफ है, हम स्टडी कर रहे हैं खाली ग्राफ को यहाँ पे, मतलब हम बना नहीं रहे हैं ग्राफ, समझ रहे हो? ये ग्राफ भी हमने बनाया नहीं है, मतलब बना बनाया ग्राफ था, उसको हमने स्टडी किया कि मिनिमम डेविएशन का केस कैसे जस्टिफाई करता है ग्राफ अपना। ठीक है, अच्छा इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो। पहला क्या, सबसे पहला पॉइंट क्या था, ध्यान से सुनो। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या बताया कि एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा सिर्फ किसके लिए? सिर्फ वन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, कोई एक वैल्यू होगी जिसके लिए ये डेविएशन मिनिमम हो जाएगा। मान लीजिए 30 पे हो रहा है तो ना 39 के लिए होगा ना 31 के लिए होगा, कि जैसे ही 29 पे आप जाएंगे तो एंगल ऑफ इमर्जेंस कुछ और हो चुका होगा उधर, तो कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी जिसके लिए दोनों बराबर होंगे। कौन कौन बराबर होगा? I और E। ठीक है, और उसी वैल्यू पे आपको ये मिनिमम टिप मिलेगी। देख रहे हैं टिप, देख रहे हैं आप, ये सिंगल टिप आपको एक ही जगह मिल रही है। बाकी ये ग्राफ बिल्कुल ये ऐसे इस तरह का ग्राफ है, सिंगल पॉइंट के लिए होगा। अगर मल्टीपल पॉइंट के लिए मिनिमम डेविएशन मिलता तो ग्राफ कुछ इस तरह होता ना। बोलो, ये देखो ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी मिल रहा है बराबर, लेकिन ग्राफ अगर ऊपर वाला देखो तो उसमें सिंगल टिप है ना, नीचे की तरफ वैली की तरफ बना रही है जो, वो सिंगल पॉइंट ये दिखा रहा है कि इसका मतलब कोई एक ही वैल्यू होगी एंगल ऑफ इंसिडेंस की जिसके लिए ये मिनिमम डेविएशन मिलेगा आपको। मल्टीपल वैल्यूज नहीं हो सकती, अगर मल्टीपल वैल्यूज होती तो फिर बॉटम उसका हॉरिजॉन्टल होता ना थोड़ा बहुत। कॉमन सेंस लगाओ। Yes sir. Yes, sir. ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो पहले पॉइंट मैं लिख देता हूं इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या बताया कि सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका जो हमने आज अभी सीखा है इसके बारे में कि एंगल ऑफ डेविएशन यानी डेल इज मिनिमम, डेल मिनिमम ओनली फॉर सिंगल वैल्यू ऑफ I। हाँ ठीक है, तो जब डेल जो है, डेल मिनिमम की बात हो रही है, डेल की नहीं हो रही है। डेल तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, एंगल ऑफ डेविएशन तो बहुत से हो सकते हैं। तो डेल जब डेल मिनिमम की तरफ टेंड करेगा, जाने की कोशिश करेगा, यानी जब मिनिमम होने की कोशिश करेगा तो I मस्ट बी इक्वल टू E हो जाएगा और R1 भी आपका R2 के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो डेल है वो जब मिनिमम हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ वैल्यू, दो वैल्यूज हैं, यहाँ भी दो वैल्यूज हैं, यहाँ भी दो हैं, अब वो नीचे आ रहा है। देखो जब वो नीचे आ रहा है तो नीचे आते आते फिर वो एक मिनिमम पॉइंट पे पहुंचेगा जहाँ पे आपके दो वैल्यूज खत्म हो जाएंगे, सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरी चीज हमने क्या सीखी, आप लोग ग्राफ को गौर से देखिए, आपने पढ़ा होगा ये पैराबोला नहीं है ना, ये पैराबोला नहीं है। ये देखिए इधर भाग रहा है, ये वाली ये लाइन दिखा रही है कि पैराबोला नहीं है। पैराबोला होता तो ऐसे जाता, ये तो ऐसे जाके ऐसे भाग रहा है, ये पैराबोला नहीं है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, दिस इज नॉट अ पैराबोला। तीसरा पॉइंट क्या देखा हमने, दिस इज टिल्टेड। ये पैराबोला क्यों नहीं है? क्योंकि राइट की तरफ टिल्टेड है ना। बोलो,
Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टिल्टेड टुवर्ड्स राइट। सर तो इन टाइप से इस टाइप की लाइंस को क्या कहेंगे? क्या पता क्या कहेंगे, पैराबोला नहीं कहेंगे। अब हर एक चीज का कोई नाम थोड़ी ना होता है बेटा, बोलो, नहीं होता है ना। जैसे मैं तुमसे कहूँ कि ये तो सर्किल है, तुम कहोगे हाँ सर्किल है। अब मैं तुमसे कहूँ बेटा ये बताओ क्या है, हाँ फिर क्या है बताओ, नहीं है ना कोई नाम। कोई रेगुलर शेप बोलोगे तो यही बोलेंगे ना, ये रेगुलर, दो ही तरह के शेप होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर, तो ये रेगुलर शेप हो गया, तो उस तरह का कुछ नाम हो जाएगा उसका। अच्छा अगली चीज क्या सीखी हमने, बताओ चौथी चीज, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ, फॉर ईच डेल एक्सेप्ट डेल मिनिमम। अब तो बोल दो, There will be two The values of I are 2. Values of I and I. U. देयर आर टू वैल्यूज ऑफ आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको कहीं ना कहीं, जो हमने अभी बताई है, आपको कहीं 12th में जाके टीचर बताएंगे। इससे पहले इतनी सारी डिटेल में इस चीज को शायद ना बताएं, हो सकता है कुछ टीचर बताए भी। अब यहाँ पे देखिए, अब हम ये बता रहे हैं कि आपको एडवांस क्वेश्चन बनता कैसे इसमें, या आप कैसे बना सकते हैं। एक बात बताओ, हाँ पूछो, पूछ रहे थे। हाँ। सर टिल्टेड टुवर्ड्स राइट वाले का जो कॉन्सेप्ट है वो फिर से रिपीट कर दिया सर, एक कॉल आ गया था। अरे बेटा पैराबोला, मैं कह रहा था कि पैराबोला तो ऐसा होता है ना बेटा, ये देखिए पैराबोला ऐसे जाएगा तो ऐसे चलेगा ना ऊपर, यस सर। पैराबोला ऐसे जाएगा ऐसे जाता है ना। पैराबोला तो पढ़ा होगा ना आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बोलो। यस सर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ाया गया होगा, बोलो। पैराबोला पढ़ा है ना, ऐसे होता है। तो ये पैराबोला ही टाइप का कुछ फिगर है, लेकिन राइट वाला जो पैराबोला का जो हैंड होता है वो थोड़ा सा इधर झुक गया है, तो ये ऐसे हो गया है ना। देखो अब समझ में आया, टिल्टेड टुवर्ड्स राइट का मतलब कि राइट की तरफ थोड़ा सा झुक गया है। नहीं समझे, गायब हो गए। चलो आगे देखते हैं। सही है सर, एक बार सर नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया, अरे यार ये पैराबोला के दो हैंड है ना, ये मान लीजिए पहला हैंड है, ये दूसरा है, तो दूसरे वाले को आप थोड़ा सा नीचे झुका दीजिए, राइट की तरफ टिल्ट कर दीजिए, तो आपको यही फिगर मिल जाएगा नीचे बनाया है। लग रहा है ना राइट की तरफ थोड़ा बोझ लग गया, उसके ऊपर कोई बैठ गया ऐसा लग रहा है आके ना, तो वो टिल्ट हो गया नीचे, तभी तो पैराबोला नहीं कहला रहा है। अदरवाइज तो पैराबोला होता, तो यही कमी है ना इसके अंदर। बोलो पैराबोला के लिए जो क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है वो इसीलिए क्योंकि राइट की तरफ झुका हुआ है थोड़ा सा, ये है मतलब, अदरवाइज वो पहला पैराबोला ही होता। हाँ हम ये बता रहे थे कि कैसे करेंगे। देखो ध्यान से एक बात बताओ कि जो दो आपको डिस्टेंस दी हुई है यहाँ पे, देखो ध्यान से, ये x है मान लेते हैं अगर, और ये x2 है। एक बात बताइए कि, ये तो चलो क्वेश्चन ही देते हैं तब अच्छे से पता चलेगा कि कितना कॉमन सेंस आप लगाएंगे। क्वेश्चन देते हैं अभी, थोड़ा हिंट नहीं देते इसके बारे में। क्वेश्चन है कि, कॉपी कर लेते हैं उठा के, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनिए, फॉर अ पर्टिकुलर प्रिज्म, for a particular prism at I is equal to 32 डिग्री, डेल जो है वो टेंड्स टू डेल मिनिमम। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ के कहता है कि फॉर I is equal to 25 डिग्री, what can be the possible value of E। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और उसके बाद हम यहाँ पे वो बना देते हैं क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले आपको दिया है ये 25 है मान लीजिए, ये आपका 32 हो गया,
ठीक है, ये दिया हुआ है। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन भी दे रखे हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ऑप्शन तो रहेंगे ही आपके सामने, तो ये आपके लिए आराम रहती है। पहला ऑप्शन है आपके पास 37 डिग्री, बी ऑप्शन है आपके पास 38 डिग्री, सी ऑप्शन है आपके पास 39 डिग्री और डी ऑप्शन है आपके पास 40 डिग्री। भाई ये क्या होगा, लगाओ दिमाग। So 39 डिग्री। एक आंसर आ गया, ऑप्शन सी। दो आंसर आ गए 39 डिग्री के। और कोई देगा? 39 डिग्री। यार कॉपी मत करो किसी को। शिवांश कॉपी नहीं कर रहे सर। चलो अच्छा ठीक है। और कोई देगा आंसर? इतने सारे लोग क्लास में हैं। सर वही आंसर आ रहा है। सब वही दे रहे हैं? अच्छा रीजन क्या है? सब लोग अपना अपना लॉजिक दीजिए जरा। सर दोनों के बीच का डिफरेंस सेम होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कॉमन सेंस बहुत ज्यादा कॉमन नहीं रह गया आजकल। अब देखो कहाँ गलती हुई। एक बात बताओ, हमने बार बार बोला है ये टिल्टेड है ना राइट की तरफ, ये टिल्टेड है राइट की तरफ या नहीं? है। ये अगर टिल्टेड नहीं होता, अगर टिल्टेड नहीं, अब सुनो ध्यान से, अब मत बोलो बीच में, अगर टिल्टेड नहीं होता तो आप बोलते कि दोनों की डिस्टेंस सेम होगी। बोलो, टिल्टेड नहीं होता, पैराबोला की तरह नॉर्मल जा रहा होता, तब तो हम बोलते ये ऐसे जा रहा होता, तो हम बोलते ये पॉइंट और नीचे हमने जो लाइन बनाई है यहाँ से, तो हम बोलते ये दोनों सेम है। लेकिन भैया वो टिल्टेड है राइट की तरफ। अगर वो टिल्टेड हो गया, सपोज करो ऐसे ना जाके ऐसे चला गया, अब बताओ ये पॉइंट यहाँ वाला लेंगे तो डिस्टेंस बड़ी ज्यादा हो जाएगी ना राइट वाली। यस। हाँ, तो राइट वाली डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। अब बताइए 25 और 32 के बीच में गैपिंग कितनी है? 7 की है। बोलो, 7 की गैपिंग है। तो ये वाली x2 जो होगा वो मोर देन 7 होगा ना। सर 40 हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। 40 डिग्री। और क्या, ऑब्वियस सी बात है। और सारे तो उससे छोटे ही है। फिर तो सही तो बताया। उसके बाद सेकंड फिर आपने रोक दिया। रोक देंगे ही, क्योंकि जब टाइम था आंसर देने का तब तो खत्म हो गया ना टाइम। ठीक है, तो मजा आया, क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। मतलब थोड़ा कॉमन सेंस आपको लगाना, भाई इस तरह क्वेश्चन बन जाता है। सोचो कि वो टिल्टेड है तो उस पर क्वेश्चन बना दिया, उठा के देखें कितना किसका कॉमन सेंस कितना काम कर रहा है। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? तो नहीं समझ में यस सर। हाँ, क्या कुछ पूछ रहा था कोई बीच में? भी कुछ कह रहा था कोई? तो समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? सर ये क्वेश्चन क्यों, क्या समझ में नहीं आया इसमें? क्वेश्चन में आपसे कॉमन सेंस पे क्वेश्चन पूछ रहा था कि अगर ये 25 डिग्री है, ये 32 डिग्री मिनिमम है, ठीक है, 32 डिग्री पे डेल जो है वो डेल मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? जरा रुक जाओ, तो हम यहाँ तुमको समझाएं कुछ। अगर वही नहीं समझ में आया पीछे वाला तो है नहीं आया ना? डेल मिनिमम समझ में आ गया। तो आ गया था। अच्छा आ गया था, हाँ ठीक है। तो आ गया था, तो ये कह रहा था कि एक पर्टिकुलर प्रिज्म में आई, मतलब एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, यानी 32 जब एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है तो डेल जो है वो डेल मिनिमम बन जाता है। तो ये कह रहा है कि 25 डिग्री पे बताइए कि भाई 32 पे डेल मिनिमम बन जा रहा है, तो 32 के अलावा जितने भी एंगल होंगे उस पे एक आई होगा और एक ई होगा, यानी दो वैल्यूज पॉसिबल होंगी ना। डेल मिनिमम के अलावा तो दो वैल्यू पॉसिबल होती है ना, लिखवाया था हमने भी। ये देखिए, ये देखो, डेल मिनिमम के अलावा बाकी सारे जो डेल होते हैं, बाकी सारे जो डेविएशन होते हैं, उन सब के लिए दो एंगल पॉसिबल होते हैं ना। आई और ई दो अलग अलग एंगल होंगे, I1 I2 बोल सकते हो या आई और ई बोल सकते हो। बोलो, ये तो क्लियर है कि यहाँ पे भी? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये कह रहा था कि भाई 32 पे तो चलो मिनिमम है, लेकिन ये बताओ कि 25 का दूसरा वाला एंगल क्या होगा। यानी अगर एक एंगल मान लो 25 है, 25 पे एंगल ऑफ डेविएशन होगा कुछ ना कुछ, तो उसका दूसरा एंगल जो होगा 25 वाले का, I2 वाला या आई बोल दो उसको, वो पूछ रहा था, वो बताओ क्या होगा। तो हम सब जानते हैं कि 32 तो बीच में ही लाई करेगा ना 25 के और दूसरे एंगल के, क्योंकि बीच में ही होगा टिप जो होगी उसकी।
तो उसमें हमने फिर कॉमन सेंस लगाया कि बताओ 25 और 32 के बीच में जो डिस्टेंस है, और 32 और ये जो ई वाला एंगल है जिसके बीच में जो हमसे एंगल पूछा है, उसके बीच में और 32 के बीच में जो डिस्टेंस होगी, क्या दोनों बराबर होंगी, या दोनों में से कौन ज्यादा होगी? तो कौन ज्यादा होगी दोनों में हमने देखा, हाँ, ये इस पे हमने लगाया। ठीक है, एक और इसमें अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और लेकिन टाइम तुम लोगों का 7:23 हो गया है, तो कराएं ना कराएं, छोड़ दें, तुम लोग बोलोगे तो कराते हैं, सर करवा दीजिए। करा दीजिए। करा देते हैं। चलो फिर देखो यहाँ पे, अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें आपसे कहेगा कि अगर एक प्रिज्म को, इफ अ प्रिज्म इज केप्ट इन द एयर, अगर प्रिज्म को हमने हवा में रखा हो, यानी सराउंडिंग मीडियम हवा का है, ठीक है, उस हवा में रखा है, तो आप बताइए, अभी हमने जो पीछे पढ़ा है, एट मिनिमम डेविएशन पे, डेल्टा मिनिमम पे, आपको पता है मिनिमम डेविएशन में क्या हो जाता है, I इज इक्वल टू ई हो जाता है, R1 R2 ये सब बराबर हो जाते हैं, बोलो इसको अब R मान सकते हैं, यस हो सर। जाता है ना। अब यहां से देखो, क्या हम A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 वाला फॉर्मूला जानते हैं, तो क्या A इज इक्वल टू 2R हो जाएगा यहाँ से? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, अब देखो यहाँ से R की वैल्यू अगर हम निकालें तो A/2 हो जाएगी। यस सर। यस हाँ, सर। हाँ, एक और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कौन सा, जल्दी बताओ। सर डेविएशन इज इक्वल टू C प्लस हाँ, ये वाला जानते हैं ना, डेल वाला। हाँ, अच्छा, डेल को हम डेल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंडीशनल है ना, डेल मिन लिखेंगे। अच्छा, आई और ई बराबर है, तो इसको हम 2i लिख दें डायरेक्ट। यस सर। सही है, सही है। अच्छा, आई की वैल्यू, अब देखो हम कुछ लिखने जा रहे हैं, बताना क्या सही है गलत है। सही है। सही है। अब ये बताओ, हम आई और ई निकाल चुके हैं, तो क्या हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस प्रिज्म का निकाल सकते हैं जो डेल मिनिमम पे हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहीं पे तुम लोग आके शांत हो जाते हो, नहीं निकाल सकते? जब हमें दोनों एंगल पता है, तो हम स्नेल्स लॉ लगाने से कौन रोकेगा हमें? दोनों का साइन ले लेंगे। तो साइन आई अपन हाँ, ये देखो ये ऐसे जा रहा है, हमें सब कुछ पता है इसके बारे में, क्या नहीं पता है। ये देखिए, इसका नॉर्मल हो गया, ये इधर से नॉर्मल हो गया इसका आई हमें पता है, अभी हमने निकाला है आई ये वाला, ठीक है, यही तो होगा आई इसका, और आर ये वाला होगा इसका, ये यही पता है। अब जब आई और आर पता है, चलो फिर हम लगाते हैं स्नेल्स लॉ यहाँ पे। क्या बनेगा स्नेल्स लॉ यहाँ पे, बताओ भाई जल्दी से। स्नेल्स लॉ क्या लिखें? अरे म्यू ए इंटू साइन आई, ये आई ये वाला आपका, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू प्रिज्म इंटू साइन आर। हाँ, म्यू ए 1 है, साइन आई क्या लिखें? सर मिन A प्लस अपॉन 2। हाँ, डेल्टा मिनिमम प्लस ए अपॉन 2। अच्छा, म्यू प्रिज्म तो हमें नहीं पता, वही तो निकाल रहे हैं हम। आर पता है, पता है, बताओ क्या निकल के आएगा। म्यू प्रिज्म यहाँ से आ गया, मुझे लग रहा है आंसर आ चुका है। साइन प्लस A/2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, साइन A/2। अब ये इतना भयानक से दिखने वाला फॉर्मूला है, अगर इसको ड्राइव के बगैर लिख देते तो तुम लोग को लगता नहीं कुछ ज्यादा हो गया, इतना आगे भी नहीं पढ़ना है, लेकिन अभी हमने ड्राइव किया तो कितना आसान हो गया। आपको पता है कि सब चीजें तो हमें पहले से पता थी, जिससे निकल के आना था फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अगर डायरेक्ट पढ़ा दिए जाए तो आपको लगेगा यार बहुत कुछ रटने वाला, फिजिक्स बहुत टफ है। फिजिक्स बहुत आसान है अगर आप उसको पढ़ते हैं सही से। तो अब आपको अगर जैसे कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसमें आपको दे रखा होगा, इसमें वैल्यूज दे देगा, म्यू प्रिज्म पूछेगा आपसे, डेल मिनिमम की वैल्यू दे देगा, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म दे देगा, दो चीजें दे दी, और आपसे क्या पूछ लेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म पूछ लेगा, दो चीजें देके। अब अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्ट निकाल देंगे। क्लियर है? यस सर। बोलो।